घने जंगलों के बीच कालगंज नाम का एक गांव था, जिसमें हरिया नाम का आदमी अपनी पत्नी सुनीता और बेटी मुन्नी के साथ रहता था। हरिया एक बिरयानी बनाने वाले की दुकान पर काम किया करता था। उसके हाथों की बिरयानी सबको बहुत पसंद थी, लेकिन उसका सेठ बड़ा ही खड़ूस किस्म का आदमी था। वो अक्सर अपनी दुकान पर काम करने वाले लोगों पर चिल्लाता रहता था। ठीक से काम कर बे, अगर जरा भी नुकसान हुआ तो तेरे से भरपाई करवाऊंगा, समझा? जी जी मालिक। एक रोज हरिया दुकान जाते हुए, सुनीता अगर खाना बन गया है तो बांध दो, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। बस 5 मिनट रुकिए जी, सब्जी में थोड़ी कसर बाकी है। रहने दो, मैं दुकान में ही कुछ खा लूंगा। देर से पहुंचूंगा तो 2 बातें और सुनने को मिलेंगी सेठ जी से। सेठ पहले से ही गुस्से में खड़ा होता है। हरिया इधर आ, ये कोई वक्त है दुकान पर आने का? अरे तेरे बाप की दुकान नहीं है ये कि जब मर्जी आए और जब मर्जी जाए। सेठ जी माफ कर दीजिए, वो रास्ते में चप्पल टूट गई, इसलिए जरा सी देर हो गई। चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला और झट से बिरयानी बनाकर तैयार कर दे। तेरे चक्कर में पहले ही कई ग्राहक यहां से चले गए। और हाँ, ये जो भी अभी मेरा नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई मैं तुझसे लूंगा, समझा? तेरे इस महीने की तनख्वाह से काटूंगा मैं, समझा? नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं गरीब आदमी, बड़ी मुश्किल से इतनी सी तनख्वाह में अपना परिवार पाल पाता हूँ। अरे ओए, फालतू की बहसबाजी मत कर और चुपचाप जाकर बिरयानी बना, चल। बेचारा हरिया जल्दी से जाकर ढेर सारी चिकन बिरयानी बनाकर तैयार कर देता है। उसके हाथ की बिरयानी सभी को बहुत पसंद थी। सेठ चिकन बिरयानी की दुकान से अच्छे खासे पैसे कमाता था। वाह वाह, क्या खूब कमाई हो रही है। धन की देवी ऐसे ही अपनी छतर छाया मुझ पे बनाए रखना। लेकिन एक दिन अचानक मुर्गा मंडी में मुर्गों के दाम बढ़ गए, जिससे सेठ सोच में पड़ गया। अगर बिरयानी के दाम बढ़ाऊंगा तो ग्राहक आना बंद हो जाएंगे और मुर्गा खरीदने बैठा तो घाटा होगा। कोई बीच का रास्ता सोचना पड़ेगा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर सेठ को एक आइडिया आता है और वो अपनी दुकान पर चिकन की जगह कौवे की बिरयानी बनाकर बेचने का प्लान बनाता है। लेकिन हरिया इसमें उसका साथ नहीं देता। नहीं सेठ जी, ये गलत है। ये तो लोगों को धोखा देने वाला काम होगा और ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे किसी को पता नहीं चलेगा और मैं तेरे 1000 रुपए बढ़ा दूंगा। बोल, बनाएगा कौवा बिरयानी? नहीं, थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में मैं अपना जमीर नहीं बेच सकता। ना मैं खुद ऐसा करूंगा और ना तुम लोगों को ऐसा करने दूंगा। मैं अभी जाकर ये बात सबको बता दूंगा। ए राजू, पकड़ इसे। वो दोनों हरिया को पकड़कर रस्सी से उसका गला घोंट देते हैं। हरिया वहीं दम तोड़ देता है। जाकर इसके घर वालों को खबर कर दे कि इसने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। जा। राजू बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा उसका सेठ उसको कहता है। हरिया की पत्नी को जैसे ही अपने पति की मौत की खबर मिलती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी बेटी भी अपने पापा को याद करके खूब रोती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। हरिया के मरते ही उसके सेठ ने राजू को खाना बनाने के लिए रख लिया और उससे कौवा बिरयानी बनवाने लगा। राजू यही तो चाहता था। दुकान पर साफ सफाई का काम करके वो थक चुका था, इसलिए वो बिना किसी से कुछ कहे कौवा बिरयानी बनाता, जिसे गांव वाले बड़े मजे से खाते। देखा क्या दिमाग लगाया मैंने? अब तो मेरी कमाई दुगनी हो गई है। लेकिन कुछ दिन बाद उस दुकान में कुछ अजीब हरकतें होने लगी। एक दिन राजू को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राजू कौवा बिरयानी बनाकर तैयार कर लेता है, लेकिन राजू को बार बार अपने आसपास किसी के होने का आभास हो रहा था, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसे पीछे से हरिया के पुकारने की आवाज आती है। राजू। हरिया? नहीं, वो तो मर चुका है। हरिया, तुम भूत? हाँ मैं, तूने मुझे तड़पा कर मारा था ना, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। हरिया उसे मारकर जंगल में फेंक देता है और खुद उसका रूप लेकर कौवा बिरयानी बेचने बैठ जाता है। वो उस कौवा बिरयानी में ढेर सारी लाल मिर्च डाल देता है। कुछ ही देर में ग्राहक उसके पास आने लग जाते हैं। राजू भाई, जल्दी से बढ़िया सी एक बिरयानी की प्लेट लगा दे। लेकिन जैसे ही वो आदमी अपने मुंह में बिरयानी डालता है, वो उसे थूकते हुए वहाँ से पानी करते हुए भाग जाता है। तभी सेठ भी वहाँ आ जाता है। अरे अब इसे क्या हो गया? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सेठ की दुकान पर कुछ न कुछ होता ही रहता है। कभी कौवे अपने आप जिंदा होकर भाग जाते, तो कभी किसी की बिरयानी में कौवे के पंख पैर आने लगते। अब सेठ की दुकान पर ग्राहक ना के बराबर रह गए और सेठ को काफी नुकसान हो गया। आखिर में सेठ खुद ही कौवा बिरयानी बनाने लगता है। मैं तो बर्बाद हो गया।
मेरा सारा धंधा ही चौपट हो गया। तभी उसे पीछे से आवाज आती। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा लोगों को कौवा बिरयानी खिलाने का आइडिया कभी पूरा नहीं होने दूंगा, ना अपने जीते जी और ना ही मरने के बाद। हरिया तू मुझे माफ कर दे। तूने मुझे जान से मार दिया, मेरी बीवी को विधवा कर दिया, बच्ची को अनाथ कर दिया और कहता है मैं तुझे माफ कर दूं? अरे इसकी सजा तो मैं तुझे देकर ही रहूंगा। हरिया उसे मारकर जंगल में फेंक देता है और खुद अपनी पत्नी और गांव वालों के सामने आकर उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। उस राजू और सेठ के साथ बिल्कुल सही किया तुमने। हम लोगों को कौवा खिलाता था, भगवान करे वही कौवे उसे नर्क में नोच नोच के खाए। इसके बाद सभी गांव वाले हरिया की पत्नी की मदद करते हैं और उसे एक दुकान खोलकर देते हैं जहां वो अपने पति के नाम से चिकन बिरयानी बनाकर बेचने लगती है। सभी गांव वाले फिर से हरिया के हाथों की बिरयानी खाकर बहुत खुश होते हैं। पिथौरागढ़ गांव के घने जंगल में एक चुड़ैल का वास था। वो चुड़ैल बड़ी ही भयंकर थी। गांव के लोग उससे बड़ा खौफ खाते थे। अरे यार, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, कल मेरे वो किसी काम से शहर गए हुए थे और वापस आते आते उनको अंधेरा हो गया, तो शॉर्टकट के चक्कर में वो जंगल के रास्ते घर आने लगे कि तभी उनका सामना उस भयंकर चुड़ैल से हुआ। वो तो शुक्र है कि उनके गले में भोलेनाथ का लॉकेट था, इसीलिए उनको कुछ नहीं हुआ। हमने तो सुना था कि वहाँ एक गुफा में चुड़ैल रहती है, पर हमें लगता था कि ये तो सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन अब तो हमें भी यकीन हो गया। सभी औरतें आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, ऊंट की सवारी कर लो, ऊंट की सवारी, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। अरे वाह, ऊंट की सवारी और वो भी सिर्फ 10 रुपए। भाई मैं तो जरूर करूंगी, बड़ा मजा आएगा। तुम सब भी जाओ और अपने अपने पतियों को मनाओ सवारी करने के लिए। वो घर जाकर अपने पति से ऊंट की सवारी करने की जिद करने लगती हैं। फिर वो भी उसके साथ ऊंट की सवारी करने के लिए हामी भर देता है। अरे भाई क्या लेते हो एक सवारी का? पूरे 10 रुपए साहब। ठीक है, तो हम दोनों को पूरे गांव का चक्कर लगवा दो। फिर मोहन और अनीता ऊंट के ऊपर बैठ जाते हैं और रामू उन्हें सारे गांव का चक्कर लगवाते हुए वापस ला रहा होता है कि तभी मोहन कहता है, अरे सुनो भैया, जरा जंगल से होकर ले लेना, आज ऊंट पर बैठकर जंगल की भी सवारी की जाए। हाँ आपकी बात तो ठीक है, पर मैंने सुना है वहाँ कोई चुड़ैल रहती है। किसे पता भैया वहाँ चुड़ैल है भी या नहीं, ना तो आपने देखी और ना ही हमने, तो फिर बेकार की अफवाह पर क्या भरोसा करना। इसके बाद वो तीनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तभी चुड़ैल अपनी गुफा से बाहर आती है और ऊंट की सवारी करते उन्हें देख लेती है। अरे वाह, ऊंट की सवारी ये तो मुझे भी करनी है। ये कहकर चुड़ैल ऊंट की ओर बढ़ने लगती है। ऊंट को जैसे ही चुड़ैल के आने का आभास होता है, वो अपने कदम पीछे की ओर खींचने लगता है। अरे रामू, अब इस ऊंट को क्या हो गया कि ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है, पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। रामू ऊंट को संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। उल्टा वो बार बार अपने कदम पीछे की ओर लेकर जाता। अरे भैया, ऐसे तो तुम्हारा ऊंट आज हमारी कमर ही तोड़वा कर मानेगा। हमें जल्दी से नीचे उतार दो भैया। देखो साहब, मैं कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, पर ये आज तो मेरी भी बात नहीं मान रहा। ऐसे कैसे नीचे उतारूं तुम्हें? तुम ही लोगों को जंगल आने की पड़ी थी। तभी चुड़ैल उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मुझे भी इस ऊंट की सवारी करनी है। अरे ओ ऊंट के मालिक, मुझे भी तो जरा इस ऊंट की सवारी करवा। चुड़ैल, चुड़ैल भागो, यहाँ तो सचमुच की चुड़ैल रहती है। भागो भैया, जल्दी भागो। ये कहकर रामू वहाँ से उल्टे पांव भाग जाता है। मोहन और अनीता ऊंट के ऊपर बैठकर चिल्ला रहे होते हैं। अरे हमें भी तो बचाओ। अरे अकेले अकेले भाग गया और हमें इस चुड़ैल का भोजन बनने के लिए छोड़ गया। हमें भी तो लेता जा। चुड़ैल को सामने देख ऊंट भी डर के मारे अनीता और मोहन को लेकर तेजी से वहाँ से भाग जाता है। अरे जिसकी सवारी करने आई थी वो तो भाग ही गया, अब मैं किसकी सवारी करूं? ऊंट तो भाग गया। तभी उसे जंगली मुर्गा दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी सवारी है, आज तो मैं इसी की सवारी करूंगी। चुड़ैल मुर्गा पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। मुर्गा जैसे ही चुड़ैल को देखता है, वो और तेजी से भागने लगता है, लेकिन उसकी पकड़ में ही नहीं आता। अरे ये मुर्गा तो पकड़ में ही नहीं आ रहा, अभी बताती हूँ इसे। इसके बाद उस चुड़ैल जैसी कई सारी चुड़ैलें बन जाती हैं और वो मुर्गे को चारों ओर से घेर लेती हैं। फिर वो बेचारा मुर्गा फंस जाता है और चुड़ैल उसे पकड़ लेती है।
मुझसे बचकर कहाँ जाएगा, अब देखती हूँ कैसे नहीं सवारी करवाएगा तू मुझको। इसके बाद चुड़ैल मुर्गे पर बैठने लगती है, पर वो इतना छोटा था कि चुड़ैल उस पर बैठ ही नहीं पा रही थी। अरे ये तो कितना छोटा है, इसकी तो पीठ ही नहीं है। मैं कैसे बैठूं इस पर? मन तो कर रहा है कि इसे कच्चा चबा जाऊं, पर मुझे सवारी जो करनी है इसकी, उसके लिए तो इसे जिंदा रहना ही पड़ेगा। इसके बाद चुड़ैल उस मुर्गे को एक पिंजरे के अंदर बंद कर देती है और खुद गांव की तरफ निकल जाती है। वहाँ उसे रास्ते में एक पंचर वाले की दुकान दिखाई देती है। पंचर वाला टायर में हवा भर रहा होता है। हवा भरने की वजह से पिचका हुआ टायर फूलकर बड़ा हो जाता है। ये देखकर चुड़ैल हैरान रह जाती है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पंचर वाले के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अरे चुड़ैल चुड़ैल, ये तो मुझे जंगल वाली चुड़ैल लगती है। उसको थर-थर कांपता देखकर चुड़ैल लगातार हंसती जा रही थी, लेकिन पंचर वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो डरते हुए कहता है, अरे चुड़ैल जी, मुझे मत मारना, मेरे घर पर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो डर के मारे कभी जंगल में भी नहीं गया। अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो मेरी ये दुकान रख लीजिए, पर मुझे मारना मत। मुझे तुम्हारी ये दुकान नहीं चाहिए। फिर तो तुम्हें जरूर साइकिल चाहिए होगी, आखिर तुम भी तो जंगल में घूमते घूमते थक जाती होगी। तुम साइकिल ले जाओ यहाँ से, उसी पर जाकर अपना खाना और घूमना कर लिया करो। पंचर वाले की बातें सुनकर चुड़ैल बुरी तरह पक जाती है और वो गुस्से में आकर चिल्लाते हुए कहती है, अरे चुप भी कर जा, कब से देख रही हूँ बक बक किए जा रहा है, कितनी बकवास करता है तू। अब तूने अगर एक शब्द और बोला तो तेरी जान निकाल लूंगी मैं। इसके बाद पंचर वाला एकदम शांत हो जाता है। जितना मैं पूछूं उतना ही बोलियो, चल अब जल्दी से पंप ला कर दे मुझे। पंप? कैसा पंप? ज्यादा बन मत, वरना मुझे गुस्सा आ गया ना तो यही तेरा कचुम्बर बनाकर खा जाऊंगी। अरे नहीं, ये लो पंप। इसके बाद चुड़ैल वो पंप लेकर वहाँ से चली जाती है। भला इस चुड़ैल को पंप की क्या जरूरत पड़ गई? खैर मुझे क्या, कम से कम जान तो बच गई। इसके बाद चुड़ैल जंगल में पहुंचकर उस मुर्गे को पिंजरे से निकालती है और पंप से उसमें हवा भरने लगती है। मुझे लगता है ये चुड़ैल पागल हो गई है, लोग इसके बारे में सच ही कहते हैं। 1 नंबर की सिरफिरी चुड़ैल है ये। अब तो ये मुर्गा बड़ा होकर ही रहेगा और मैं इस पर सवारी करके ही मानूंगी। चुड़ैल तेजी से पंप चलाने लगती है और मुर्गे में हवा भरने लगती है। देखते ही देखते मुर्गा बड़ा हो जाता है। उसे देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, अभी ये मुर्गा तो बिल्कुल मेरे बैठने लायक हो गया, अब मैं इसके ऊपर सवारी करूंगी। फिर चुड़ैल मुर्गे पर बैठ जाती है और खुश होते हुए कहती है, चल मेरे मुर्गे तुगड़ तुगड़, चल मेरे मुर्गे तुगड़ तुगड़, तुगड़ तुगड़ भाई तुगड़ तुगड़। इसके बाद मुर्गा थोड़ा आगे बढ़ता है। चुड़ैल खुश हो जाती है। शाबाश मेरे मुर्गे, ऐसे ही आगे बढ़। यहाँ पर मेरा कचुम्बर निकल रहा है और इस चुड़ैल को मजा आ रहा है, अभी बताता हूँ इसे। कुछ देर बाद मुर्गा तेजी से उड़ने लगता है। ये मुर्गा तो उड़ता भी है। इसकी सवारी तो उस ऊंट की सवारी से कई गुना बेहतर है। सचमुच में बहुत मजा आ रहा है। अब तो मैं जमीन के साथ साथ आसमान की सैर भी करूंगी। अरे ये तो खुश हो रही है, मुझे तो लगा था ये परेशान होगी। लगता है कुछ और तरकीब सोचनी पड़ेगी इसको परेशान करने के लिए। मुर्गा और तेजी से रफ्तार पकड़ता है और फिर वो एकदम से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से चुड़ैल भी जमीन पर गिर जाती है। हाय रे, इस मुर्गे ने तो मेरी हड्डियां ही तोड़ दी, अभी बताती हूँ इसे। इसके बाद वो मुर्गा तेजी से आगे बढ़ने लगता है और चुड़ैल उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागती है। लेकिन जंगल में भागते भागते मुर्गे के पैर में कांटे लग जाते हैं और उसकी सारी हवा निकल जाती है। अब ये मुर्गा तो मेरे किसी काम का नहीं रहा, इस पर सवारी करना असंभव लगता है। अब कोई दूसरी सवारी ढूंढनी पड़ेगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और मुर्गा आजाद होकर उड़ जाता है।